हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि जो कम्युनिटी है जो पॉन्ड या लेक में होती है दैट इज़ द हाइड्रोस्फीयर। और आज अपन डिस्कस करेंगे ज़ीरोस्फीयर के बारे में। और ज़ीरोस्फीयर जो है इट इज़ ऑन द रॉक और ऑन द बेयर रॉक, और इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं इसको। और इसमें भी वही स्टेजेस होती हैं, जैसे इसकी स्टेजेस जो हैं दैट इज़ द क्रस्टोज लाइकन स्टेज, then foliose lichen stage, moss stage, herbaceous stage, shrub stage, और उसके बाद लास्ट में जो होती है दैट इज़ द क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। और सबसे पहले अपन लेते हैं क्रस्टोज लाइकन स्टेज। ये जो है द रॉक हैबिटेट इज़ एक्सट्रीमली जेरिक। जो रॉक की जो हैबिट होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिसको हम जेरिक बोलते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स are extremely scarce and the conditions are aggravated by exposure to sun and wind and extremes of temperature। और कंडीशंस जो होती हैं वो ज़्यादा जो होती हैं एक्सट्रीम हो जाती हैं, क्योंकि उनमें रॉक जो होता है इट इज़ मैक्सिमली एक्सपोज टू सन एंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। द फर्स्ट इसमें जो होते हैं द फर्स्ट पायोनियर्स ऑन सच ए हैबिटेट आर क्रस्टोज लाइकन्स। और इसलिए इसको क्रस्टोज लाइकन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेट करने वाले या पायनियर्स होते हैं वो होते हैं क्रस्टोज लाइकन्स। दे आर वेरी स्लो ग्रोवर्स एंड कैन स्टैंड एक्सट्रीम डेसिकेशन। whenever there is rain they can absorb water like a sponge and flourish very rapidly। और ये जो होते हैं जब भी रेन होती है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्पंज की तरह हो जाते हैं, स्पंज की तरह पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लरिश करते हैं बहुत जल्दी। माइग्रेशन टेक्स प्लेस बाय लाइकन फ्रेगमेंट्स और स्पोर्स। द लाइकन्स secrete acids that slowly corrode and decompose the rock making it rough। और जो लाइकन्स होते हैं ये एसिड्स को सिक्रीट करते हैं जो रॉक को क्या करते हैं, धीरे धीरे कोरोड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं और उसको रफ बना देते हैं। सेकंड स्टेज जो है दैट इज़ द फोलियोज लाइकन स्टेज। इसमें द चेंज इन द रॉक मेड बाय द क्रस्टोज लाइकन्स मेक्स पॉसिबल द ग्रोथ ऑफ सम जेरिक फोलियोज लाइकन्स। और अब क्या होता है, जो चेंजेस आए हैं रॉक में क्रस्टोज लाइकन्स के द्वारा, वो क्या करते हैं उसमें वो पॉसिबल कर लेते हैं फोलियोज लाइकन्स को वहाँ ग्रो करने के लिए, और इसलिए इस स्टेज को कहा गया है फोलियोज लाइकन स्टेज। दीज ऑक्यूपाई द डिप्रेशंस इन द रॉक एंड अदर वेदर्ड पोर्शंस। Their expanded thalli overshadow and gradually replace the crustose lichens which eventually decay and die। और धीरे धीरे क्या होता है ये इसके ऊपर फैल जाते हैं रॉक के ऊपर, और क्रस्टोज लाइकन जो है वो धीरे धीरे वैनिश होते जाते हैं और इसकी जगह फोलियोज लाइकन्स ले लेते हैं। वाटर एंड ह्यूमस कलेक्ट अराउंड द फोलियोज लाइकन्स and acids eat into the rock। Gradually these collects a thin layer of soil consisting of rock particles, remains of lichens and particles of dust। This prepares the way for xerophytic mosses। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो फोलियोज होते हैं ये भी क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस बना देते हैं जिसमें कि नए जो हैं एंडेवर्स जो कि मॉसेस हैं, ज़ीरोफिटिक मॉसेस, वो वहाँ पे क्या कहते हैं पनप सकें, वहाँ पे ग्रो हो सकें। इसलिए जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ द मॉस स्टेज। द accumulation of soil and some humus in the rock crevices makes the substratum fit for invasion by xerophytic mosses। और ये जो होते हैं ह्यूमस जो होता है वो क्या करता है सबस्ट्रेटम को उसको फिट कर देता है मॉसेस को ग्रो करने के लिए। और ये मॉसेस के जो राइजोइड्स हैं compete with the lichens and their erect system overshadow the latter। They are drought enduring as the foliose lichens and sometimes the two occur together or the moss may even come earlier। Fruticose lichens like cladonia accompany the mosses and with them shade the foliose forms which are worsted in the competition and disappear। और धीरे धीरे ये भी क्या होते हैं मॉसेस जो होते हैं धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं।
जैसे अपन पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टेज जो होती है वो वैनिश हो जाती है और वो क्या कर लेती है, ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करती है जहाँ पे एक नए प्लांट्स डेवलप हो सकें। इसलिए नेक्स्ट स्टेज जो होगी इसमें दैट इज़ द हर्बेशियस स्टेज। द मॉसेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सॉइल and the death and decay of the older mosses often produce a mat on the rock surface. This mat has great water holding capacity. Many herbs, first short-lived, annual and later biennial and perennial, and xerophytic grasses make their appearance. धीरे धीरे क्या होगा, पहले हर्ब्स और फिर शॉर्ट लिव्ड, एन्यूअल, बाइनियल एंड पेरिनियल जो ग्रासेस होते हैं वो अपना अपीयरेंस कर देते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन, और इनके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रॉक को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। द सॉयल इंक्रीजेस, सॉयल बनना शुरू हो जाती है। एंड सो डज ह्यूमस ड्यू टू द डेथ एंड डीके ऑफ दिस प्लांट्स, और धीरे धीरे ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द डेथ एंड डीके ऑफ द प्लांट्स। एवेपोरेशन फ्रॉम द सॉयल डिक्रीजेस एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। एवेपोरेशन जो होता है फ्रॉम द सॉयल डिक्रीजेस एंड ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ द श्रब स्टेज। xeric shrubs now appear. The herbaceous plants of the preceding stage, now shaded, tend to disappear. The roots of the shrubs further corrode the rock, which is now more or less completely covered with soil. The soil is further enriched by humus formed from fallen leaves and twigs. The soil is shaded and evaporation from it reduced. Wind movement is retarded and humidity increased. All these conditions are favorable for the growth of trees and unfavorable for the former possessors of the land which disappear. अब क्या होता है, धीरे धीरे जो श्रब स्टेज होती है वह ज़ेरिक कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें श्रब्स डेवलप होते हैं, और श्रब्स जो होते हैं वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं, और कंडीशंस दे बिकम फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज़। और इसलिए जो लास्ट स्टेज है वो जो डेवलप होती है सक्सेशन में ज़ीरो सीयर के, दैट इज़ द क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। द फर्स्ट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज टू अपीयर आर xeric. Their growth is stunted and they are far spaced. Their seedlings are shade intolerant. More soil is formed from the weathering of rocks and humus. सॉयल मॉइस्चर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब धीरे धीरे क्या होगा, सॉयल का मॉइस्चर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। द ट्रीज नाउ बिकम टॉलर एंड देयर ग्रोथ डेंसर। अंडर देयर इंक्रीजिंग शेड the light demanding shrubs and earlier trees give place to more shaded tolerant and mesophytic species of trees. और धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीजिंग शेड के कारण जो लाइट डिमांडिंग श्रब्स हैं और ट्रीज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हटते जाते हैं, एंड दे गिव प्लेस टू द मोर शेड टॉलरेंट, जो शेड को टॉलरेट कर सकें, एंड mesophytic species of trees. A new herbaceous and shrubby vegetation adapted to the humid air and a moister and richer soil develops in the shade of the forest floor. अब जो हर्बेशियस और श्रबी वेजिटेशन है एडेप्टेड टू द ह्यूमिड एयर वो डेवलप हो जाती है, डेवलप्स इन द शेड, और वो क्या होता है, शेड ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर। अब इस जो अपन एग्जांपल अभी देखे ज़ीरो सीयर के और हाइड्रोसीयर के, उससे अपने को समझ में आता है कि सक्सेशन जो होता है वो कॉन्वर्जेंट होता है। Whatever the condition of the initial habitat, reaction tends to make favorable to more plants by reduction of extremes, which is always reflected in improved moisture conditions. Thus, xeric habitats become moister and hydric ones become drier as succession progress. xeric habitats जो है ज़ीरो सीयर में अपन ने देखा कि क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे मॉइस्ट होता जाता है ना, और जो हाइड्रिक जैसे हाइड्रोसीयर में देखा अपन ने, वो किस में क्या था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ज़ीरो सीयर।
or beginning as a hydrosphere or as a xerosphere. The succession in the cases described above has cumulated in mesophytic forest, और ultimately क्या होता है, mesophytic forest जो होता है वो develop हो जाता है, और deciding factor जो होता है that is climate. Now depending upon the climate, primary succession may lead to a meadow in place of shrub and tree stage. And this is common in drier areas where various grasses make up the climax vegetation. It will also be seen that a succession, whether a hydrosphere or a xerosphere, is more or less characterized by a similar series of stages. उनकी stages जो होती हैं वो similar होती हैं, और ये these कौन सी stages हैं ये? Nudation और formation of a bare area, अपन ये पहले भी डिस्कस किया है. Migration and colonization, second stage. Acasis, that is the establishment and maturation of the colonizing species. Then fourth stage is aggregation. Fifth is reaction. Sixth, competition. And seventh, stabilization. And eighth is the climax. Now from the above account, one may easily conclude that succession is a developmental process in which an area is a scene of several waves of plant populations coming one after the other. और धीरे धीरे क्या होता है, एक सक्सेशन में प्लांट्स की जो होते हैं वेव्स आती रहती हैं, एक के बाद अलग अलग प्लांट्स डेवलप होते रहते हैं. Each wave occupies the habitat of some time. It begins slowly, then increases rapidly, and finally declines and disappears. During this time, it is in possession of the habitat that the plants of each wave profoundly influence the habitat, making it less fit for their own continuation and more suitable for the next community. Now this is true for both the hydrosphere and the xerosphere.